हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @ डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आयुष काउंसलिंग के अपडेटेड जो ब्राउज़र है उसके बारे में। तो कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे बताए थे मैंने, लेकिन वो जो ब्राउज़र था वो मैंने कल लगभग 11 बजे के अराउंड डाउनलोड कर लिया था वेबसाइट से। उसके बाद कल जब शाम में मैंने उसको डाउनलोड किया कुछ बच्चों की क्वेरीज़ के बाद, तो वो जो ब्राउज़र था वो अपडेटेड था, उसमें कुछ चेंजेस थे। अब क्या क्या चेंजेस थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ और उसमें क्या क्या रूल्स का वेरिएशन आया है वो सब आपको दिखा दूंगा मैं इस वीडियो में। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैं रूल्स का ब्राउज़र कल दिखाया था आपको, और उसमें जो जो रूल्स थे वो, और फिर उसके बाद क्या क्या वेरिएशन आए हैं, और उसके साथ ही इस वीडियो में जो डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम थी मेनली एडमिट कार्ड को लेकर वो भी अभी सॉल्व हो गई है। उसका क्या सॉल्यूशन वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और जो भी क्वेरी हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो कल जिस ब्राउज़र में मैंने वीडियो बनाई थी वो था ब्राउज़र 1.pdf। तो जैसे भी सिस्टम में कोई PDF डाउनलोड होती है सेम नेम से, तो जो PDF के नंबर हैं वो पड़ जाते हैं। जैसे अगर पहली PDF थी तो डायरेक्ट ब्राउज़र के नाम से सेव होती, और उसके बाद अगली PDF अगर मैं इस नेम की डाउनलोड करता हूँ सेम वेबसाइट से तो उसका नंबर अलग हो जाता है। जैसे अभी जो अगली वाली PDF है वो मैं आपको ब्राउज़र की दिखाऊंगा, वो ब्राउज़र आपको 2 पॉइंट दिखेगा, तो यानी वो सेकंड PDF है। तो उससे ये भी पता लग जाएगा आपको कि हाँ ये सेकंड डाउनलोड वाली है। इस PDF को लेकर कुछ स्टूडेंट की क्वेरी ये थी कि ये पिछले साल वाली है, तो यहाँ पर आप साफ देख लें ये क्वेरी, ये जो PDF है खुद वेबसाइट की तरफ से ही डाली गई थी कल, लेकिन पहले ये PDF डाली फिर इसको हटा के नई PDF डाली गई जिसमें कुछ चेंजेस हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा। और बाकी इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या वेरिएशन आया है स्लाइटली वो भी आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। बाकी जितनी भी जो चीज़ें हैं इसमें वही चीज़ें उसमें भी हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस वाली PDF के अंदर तो टोटल 39 पेजेस हैं, आपको दिख रहे होंगे, और जबकि अपडेटेड वाली में 50 पेजेस हैं। तो इसकी जो चीज़ें थी वो तो मैं मोस्टली कवर कर चुका था। अब जो नई PDF है वो आपको मैं दिखा देता हूँ जो अब अपलोड हुई है कल दोपहर के बाद। यहाँ पर जो नया ब्राउज़र है वो आपको दिख रहा होगा ब्राउज़र 2.0। तो जैसे ही नई PDF डाउनलोड होती है तो उसका नंबर खुद नेक्स्ट पड़ जाता है। तो ये तो हो गई सिस्टम की बात कि हाँ वो जो फर्स्ट वाली PDF थी ऑफिशियली वेबसाइट की तरफ से आई थी, और यहाँ पर आप पेज देखेंगे तो टोटल 50 पेजेस हैं। बाकी इसमें जो पिछली वीडियोस में क्वेरी स्टूडेंट की थी उनको भी मैं कवर कर दूंगा। तो सबसे पहली जो बड़ी क्वेरी स्टूडेंट की थी वो थी टाइमलाइन को लेकर। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिख रही हैं। पहला तो अंतिम सीट आवंटन सूची, यानी जो आपकी लिस्ट है अलॉटमेंट की वो आपकी मतलब एक प्री अलॉटमेंट की फॉर्म में आपको कह सकते हैं यहाँ पर मिलेगा, जिसमें एक लिस्ट आ जाएगी कि ये स्टूडेंट हैं जिनको जाकर अपने डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है। फिजिकल वेरिफिकेशन कहाँ कराना है? नोडल सेंटर पर। लेकिन जो पिछली वाली PDF थी उसमें नोडल सेंटर का नाम नहीं दिया था कहाँ जाना है। इस PDF में आपको नोडल सेंटर का नाम भी दे दिया है, ये मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं उनको 18 से 20 सितंबर के बीच में जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सफिशेंटली 3 दिन का टाइम मिल रहा है। कुछ स्टूडेंट की क्वेरी थी कि कैसे इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में लखनऊ तक पहुंच पाएंगे, तो आपको ये खुद से मैनेज करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिजिकली आपको यहाँ पर पहुंचना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसके लिए इस टाइम पर जाना होगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं देख लें 18 से 20 के बीच में। तो यहाँ पर आप नोडल सेंटर देख लें कहाँ पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा। ये है राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, हैनीमैन चौराहा, विराजखंड, गोमती नगर, लखनऊ पर मूल अभिलेखों का भौतिक सत्यापन यानी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन है जो यहाँ पर जाकर होगा। यहाँ पर बाकी जो काउंसलिंग के रूल्स हैं, रजिस्ट्रेशन, रिफंडेबल फ़ीस, नॉन रिफंडेबल फ़ीस, वो सब के सब सेम है, क्योंकि जो सेम नोटिफिकेशन था उसमें थोड़ा चेंजेस करके अपडेट किया था और उसमें कुछ पेजेस ऐड किए थे। बाकी जो यहाँ पर रूल्स हैं वो सब यहाँ पर सेम हैं। बाकी यहाँ पर कुछ स्टूडेंट की क्वेरी ये भी थी कि काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको सारे राउंड्स में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ एक राउंड में भी पार्टिसिपेट करके छोड़ सकते हैं जैसा आपका मन हो, और जितने कॉलेजेस आप चाहें चॉइस फिलिंग में रख सकते हैं, वो भी आपकी पूरी छूट है। बाकी एक और जो बड़ी क्वेरी थी वो थी यहाँ पर सीट लीविंग को छोड़कर, यानी फ्री एग्जिट को लेकर। तो जैसे यूपी के अंदर कोई भी फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं है, अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 1.11 में आपको एक चीज़ दिख रही होगी, निम्नलिखित स्थितियों में अभ्यर्थी की धनराशि जब्त कर ली जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने हेडिंग तो डाली है ये कि अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन होता है तो आपकी जो
सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी, यानी आपको वापस नहीं मिलेगी। पहले और दूसरे राउंड में तो इन्होंने बोल दिया कि अगर आपको किसी भी राउंड में, फर्स्ट पॉइंट में बोल दिया किसी भी राउंड में आपको कॉलेज मिलता है, आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी, जो कि नॉर्मल सी चीज़ है इनके रूल्स के हिसाब से। दूसरा था प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में आवंटित एवं प्रवेशित अभ्यर्थी यदि अपग्रेडेशन के उपरांत अपग्रेडेड कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तब भी यहाँ पर जब्त कर ली जाएगी। यानी किसी को फर्स्ट या सेकंड राउंड में कॉलेज मिला और फिर उसने अपग्रेडेशन चाहा, तो एक बात ध्यान रखें, आप यूपी के अंदर फर्स्ट राउंड में भी अपग्रेडेशन है और सेकंड राउंड के अंदर भी अपग्रेडेशन का ऑप्शन है। तो यहाँ पर अपग्रेडेशन कॉलेज के लिए किया स्टूडेंट ने और उसको कॉलेज अपग्रेड हो गया, और अपग्रेड होने के बाद क्योंकि जो पिछला कॉलेज है वो अपने आप खत्म हो जाता है, अब अगर स्टूडेंट ने नए कॉलेज में जाकर एडमिशन नहीं लिया तब भी उसकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। तो ये भी नॉर्मल चीज़ थी। अब यहाँ पर जो तीसरा वाला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने इसके बारे में कहा था, आप सभी इसको ज़रूर ध्यान से देखना। यहाँ पर इन्होंने साफ बोला, यदि आयुष एडमिशन सेंट्रल कमेटी AA CCC से अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है, यानी अगर किसी स्टूडेंट को ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कोई सीट अलॉट हो जाती है तो उसे शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क रुपये 1000 छोड़कर तथा धरोहर धनराशि वापस कर दी जाएगी। इन्होंने हेडिंग तो लिखी है कि किस केस में आपकी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं होगी, लेकिन जो तीसरा पॉइंट है वो आपको बता रहा है यहाँ पर कि अगर आप AA CCC से किसी राउंड में आपको कोई कॉलेज मिलता है तब आपकी जो, अगर यूपी में आप एडमिशन पहले ही ले चुके थे तो उसको आप छोड़ सकते हैं, और छोड़ने के लिए यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है कि आपकी सिक्योरिटी मनी भी वापस आ जाएगी, आपकी कॉलेज फीस भी वापस आ जाएगी, सिर्फ जो आपके एडमिशन का 1000 रुपये का चार्ज है वो कटेगा और बाकी अमाउंट वापस आ जाएगा। ठीक है यहाँ पर, लेकिन मैं इसको क्वेरी की तरह अभी पूछने वाला था क्योंकि जो इनका हेल्पलाइन नंबर है वो काफ़ी बिजी जा रहा था, तो कुछ क्वेरी सिर्फ सॉल्व हो पाई थी, ये वाली नहीं हो पाई। तो जितने स्टूडेंट हो वो इस क्वेरी को फिर से रिमाइंड कर देना उनको, और ये पूछ लेना कि अगर किसी को ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कॉलेज मिल जाता है तो वो यूपी का कॉलेज छोड़ सकता है, तो उस टाइम पर सिक्योरिटी मनी वापस आएगी या नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो इन्होंने लिख दिया है कि वापस आएगी, तो इसको एक बार और क्रॉस चेक कर लेना। बाकी जो नई चीज़ इसमें ऐड हुई है वो है फ्लो चार्ट, आपको काउंसलिंग के प्रोसेस को समझाने के लिए। तो मैं ये आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको यूपी आयुष यूजी के पोर्टल पे जाना होगा। राउंड 1 के लिए सिर्फ वही स्टूडेंट एलिजिबल हैं जो नीट क्वालिफाइड हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फ़ीस का पेमेंट करेंगे, फिर उसके बाद फ़ीस पेमेंट के बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, फिर पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट होगा, जो पहले ही कल वाली वीडियो में ही मैंने डेट बाई डेट बता दिया था, और जो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग है फिर उसके बाद वो शुरू होगी। ठीक है, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के बाद आपका टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट होगा। टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट मतलब ये फाइनल नहीं है। अगर किसी बच्चे का यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो सही नहीं होते हैं तो उनका एडमिशन कैंसिल करके फिर रीन्यू मतलब नया जो है एडमिशन होगा। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट का सब कुछ नॉर्मल रहता है, वेरिफिकेशन के टाइम पर नोडल सेंटर जो लखनऊ में है वहाँ पर जाकर, ठीक है, अगर वहाँ पर नॉर्मल उनके डॉक्यूमेंट होते हैं, इफ़ यस द डाउनलोडेड अलॉटमेंट लेटर रिपोर्ट टू द कॉलेज एंड कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, तो ऐसे स्टूडेंट क्या करेंगे, अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और जो भी कॉलेज उनको मिला था उसमें जाकर अपना एडमिशन ले लेंगे। लिस्टेड कैंडिडेट ऑफ द टेंटेटिव लिस्ट रिपोर्ट एट द नोडल सेंटर विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो जो स्टूडेंट मतलब लिस्ट के अंदर आएंगे, ये जो टेंटेटिव अलॉटमेंट लिस्ट होगी वही स्टूडेंट यहाँ पर जाकर वेरिफिकेशन कराएंगे। सभी स्टूडेंट को यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ध्यान रखें। फिर उसके बाद आप एडमिशन ले लेते हैं, फिर उसके बाद आप रिज़ाइन भी कर सकते हैं वहाँ जाकर या फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो। अगर रिज़ाइन करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो सिक्योरिटी मनी है चली जाएगी। विलिंगनेस ऑफ अपग्रेडेशन, अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आपको सेकेंड राउंड में अगर अपग्रेडेशन चाहते हो तो आपको अपग्रेडेशन फॉर्म भरना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नॉट अलॉटेड कैंडिडेट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द अपग्रेडेशन प्रोसेस ऑफ राउंड 1, यानी जो अपग्रेडेशन का प्रोसेस है राउंड 1 का, अगर आपको पहले जो टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट लिस्ट थी उसमें अगर आपका नाम नहीं था तब भी आप इस लिस्ट में इंक्लूड होंगे, मतलब अपग्रेडेशन वाले प्रोसेस में इंक्लूड होंगे। अगर आपको अपग्रेड होकर सीट मिल जाती है तब आप वहाँ पर एडमिशन लेंगे। राउंड 1 का अपग्रेडेशन सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। इफ़ नॉट पार्टिसिपेटेड इन राउंड 2 काउंसलिंग, मतलब अगर आपने अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था तो आप राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, न्यू अलॉटेड कैंडिडेट रिपोर्ट टू नोडल सेंटर अलोंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर जो नए अलॉटेड कैंडिडेट हैं, एक तो ये हो गए थे जो पुराने अलॉटेड कैंडिडेट थे, अब अगर कोई नया कैंडिडेट यहाँ अपग्रेडेशन के बाद अलॉट होता है या कोई पहले ही किसी को कॉलेज मिला था अपग्रेडेशन के बाद दूसरा मिला तो उसको नए कॉलेज में जाके अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, मतलब नोडल सेंटर पे जाके, और फिर उसके बाद अपना एडमिशन प्रोसेस करेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एट द नोडल सेंटर, यहाँ पर इन्होंने लिख दिया साफ। और फिर उसके बाद इफ़ वेरीफाइड, मतलब डॉक्यूमेंट उसके सही होते हैं तो वो अपना डाउनलोड करेगा अलॉटमेंट लेटर और जो भी उसको कॉलेज मिला है वहाँ पर जाकर रिपोर्ट करेगा। फिर यहाँ पर रीशफलिंग होगी इन राउंड 2, या फिर उसके साथ कॉलेज को जो उसको मिला है उसको कंटिन्यू कर सकता है या उसको छोड़ सकता है, वो उसकी मर्ज़ी, और अपग्रेडेशन चाहता है तो यहाँ पर रीशफल करेगा। फिर राउंड 2 की काउंसलिंग यहाँ पर शुरू हो जाती है। ठीक है, उसी तरह से जो राउंड 2 की काउंसलिंग है उसके लिए यहाँ पर इन्होंने जो रूल्स दिए हैं, नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो सबसे पहले राउंड 2 स्टार्ट होने से पहले डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट, जितनी भी सीट खाली बची होंगी उसका लिस्ट आ जाएगी।
उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फ़ी पेमेंट करेंगे, रजिस्ट्रेशन एंड फ़ी सिक्योरिटी मनी को भरेंगे। अगर आप पहले ही कर चुके थे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड में आप रजिस्ट्रेशन और फ़ी सिक्योरिटी मनी सब भर चुके थे, लेकिन आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर चॉइस फिलिंग करेंगे। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अगर फर्स्ट राउंड में आपका ऑनलाइन हो चुका था वेरिफिकेशन, सिर्फ अलॉटमेंट नहीं हुआ था, मतलब आपका कॉलेज नहीं मिला था, तब यहाँ पर आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन भी नहीं होगा। फिर पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट, फिर आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी, आप चॉइस फिलिंग करेंगे, लॉकिंग करेंगे, टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट होगा। फिर उसके बाद आप फिजिकल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे सेंटर पर जाकर। लिस्टेड कैंडिडेट ऑफ द टेंटेटिव लिस्ट रिपोर्ट टू द नोडल सेंटर, मतलब ऑब्वियसली जो टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट लिस्ट थी उसके अंदर जो स्टूडेंट थे सिर्फ वही जाकर वहाँ पर अलॉटमेंट मतलब नोडल सेंटर पर जाकर वेरिफिकेशन कराएंगे। अब यहाँ पर बॉक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2 इज़ अवेलेबल, मतलब आप राउंड 2 में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राउंड 1 रजिस्टर्ड कैंडिडेट नीड नॉट रजिस्टर अगेन, मतलब जो राउंड 1 के रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नॉट अलॉटेड कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन राउंड 2 एंड फिल फ्रेश चॉइसेस, मतलब जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला था वो डायरेक्टली यहाँ पर चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस सबमिटेड इन द राउंड 1 विल बी ट्रीटेड नल एंड वाइड, यानी आप फर्स्ट राउंड में कोई चॉइस फिलिंग कर चुके थे तो आपकी वो चॉइस फिलिंग नहीं मानी जाएगी, आपको फिर से दूसरी चॉइस फिलिंग करनी होगी। फ्रेश चॉइस सबमिशन फॉर राउंड 2 इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट, यानी राउंड 2 में भी आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी जो कि मैंडेटरी है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, नोडल सेंटर पर फिजिकल वेरिफिकेशन। यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी मनी बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा रूल है, अगर एक बार आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको उसमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा, और अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। तो इसका सिंपल सा जो सॉल्यूशन है वो ये है, सबसे पहले तो आप सभी कॉलेजेस की लिस्ट बना लें, जो कॉलेज आपको अलॉट हो सकते हैं आपकी कैटेगरी के हिसाब से, आपकी ऑल इंडिया रैंक पर, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, करियर किक का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर अपनी रैंक डालेंगे और वहाँ पर आपको प्रेडिक्ट करके बता देगा कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं। फिर उस लिस्ट में से आप देखेंगे कौन कौन से कॉलेज आपको चाहिए, जो आपको चाहिए उन्हीं कॉलेजेस को आप सिर्फ चॉइस फिलिंग में डालेंगे, उसके अलावा किसी भी कॉलेज को ना डालें। इससे क्या होगा कि जो कॉलेज आप चाहते हैं वही मिलेगा और फिर उसमें आप एडमिशन ले लेंगे। और अगर रैंडमली आपने कोई भी कॉलेज डाल दिया फिर आपको उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको जो सिक्योरिटी मनी है उसका लॉस हो जाएगा। प्राइवेट के लिए कर रहे हैं तो 50,000 तक का नुकसान हो सकता है, और गवर्नमेंट के लिए 20,000 का, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट रहता है। तो इसके बचने के लिए आप क्या करेंगे, करियर किक के ऑफिशियल कॉलेज प्रेडिक्टर ऐप को डाउनलोड करेंगे, जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पर कोई भी आपको अमाउंट नहीं देना है। यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा के लिए भी आप कॉलेज का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अपने मार्क्स, अपनी ऑल इंडिया रैंक और अपनी कैटेगरी के हिसाब से, और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेडिक्शन करेंगे यहाँ पर। और ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा 85% के लिए भी कर सकते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पर यूपी कोटा के लिए आप कर सकते हैं। इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप गूगल प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से भी कर सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। और अगर ऐप को चलाने में कोई भी दिक्कत आती है तो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल दे दी है, आप टीम से बात करके जो भी क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व करा सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत ऐप को चलाने में आए तब भी उसको सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप अपनी ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। उसके लिए मैं आपको ऐप पर ले जाकर बता देता हूँ। तो जब आप करियर किक का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आप साइनअप करेंगे। साइनअप के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा, जहां पर होम पर आपको सबसे पहले अलग अलग जो अपडेट हैं काउंसलिंग से रिलेटेड आती हुई दिखेंगी। वो चाहे ऑल इंडिया कोटा से रिलेटेड हो, स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड हो, कोई भी नया नोटिफिकेशन हो, अपडेट हो, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ ही दूसरा ऑप्शन जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा कॉलेजेस से रिलेटेड। तो जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी अपडेट, उनकी इन्फॉर्मेशन सब यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और सबसे यूनिक जो अच्छा फीचर यहाँ पर है और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अभी है वो है प्रेडिक्शन का। तो आप अपने कॉलेज का प्रेडिक्शन यहाँ पर कर सकते हैं, चाहे MBBS, BDS या BSc नर्सिंग काउंसलिंग के लिए, या फिर यहाँ पर फॉर एग्जांपल आयुष काउंसलिंग के लिए आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अपनी डिटेल्स किस तरह डालेंगे, अभी आप यूपी कोटा के लिए देखना चाहते हैं तो आयुष यूपी उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। फिर ईयर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि 2022 का भी डाटा है, उसके हिसाब से आप देखेंगे। फिर अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे किसके लिए आप देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल BAMS के लिए। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सभी की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये डालने के बाद अपनी कैटेगरी कोटा डालेंगे तो उसके हिसाब से मिल जाएगा, या फिर सिर्फ आप डायरेक्ट यहाँ पर अपनी ऑल इंडिया रैंक डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मैं 55,000 अपनी ऑल इंडिया रैंक डालता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मुझे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट आपके सामने आ जाएगी जितने भी कॉलेजेस होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मिल जाएगी, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सभी कॉलेजेस की, जितने भी आपकी रैंक पर आपकी कैटेगरी के हिसाब से। क्योंकि मैंने यहाँ पर कैटेगरी नहीं डाली थी तो बाकी जो अनरिजर्व के अलावा कैटेगरी हैं उनसे भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर SC के थ्रू देख गया, तो आप जब अपनी कैटेगरी यहाँ पर डाल देंगे तो सिर्फ आपकी कैटेगरी से जो कॉलेज मिलेंगे वो मिल जाएंगे, दिख जाएंगे। और यहाँ पर प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट सभी कॉलेजेस आप यहाँ पर देख सकते हैं और फिर अकॉर्डिंगली चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस को डालें, पहले यहाँ से देख लेंगे कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं और फिर उसके बाद उन कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन लेकर फिर उनको चॉइस फिलिंग में डालें। इससे आपकी सिक्योरिटी मनी बच जाएगी। के बाद तो या तो आप राउंड 2 के लिए अपग्रेडेशन चाहेंगे या फिर रिज़ाइन या कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टडी। कैंडिडेट नॉट अलॉटेड विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द अपग्रेडेशन प्रोसेस ऑफ राउंड 1।
अगर कैंडिडेट को कोई सीट अलॉट नहीं होती है अपग्रेडेशन प्रोसेस में, जो मतलब जिनको पहले फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली थी, वो भी यहाँ पर अपग्रेडेशन में इंक्लूडेड रहेंगे। राउंड 2 अपग्रेडेशन सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। इफ़ नॉट पार्टिसिपेटेड, अपग्रेडेशन में अगर नहीं पार्टिसिपेट किया था तो डायरेक्टली थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। न्यूली अलॉटेड कैंडिडेट रिपोर्ट टू द नोडल सेंटर, मतलब जो नए स्टूडेंट को अलॉटमेंट मिलेगा अपग्रेडेशन के बाद, वो जाके नोडल सेंटर पे अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराएंगे और फिर उसके बाद अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके अपना स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, या फिर रिज़ाइन करना चाहते हैं तो रिज़ाइन करेंगे, वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। अगर रिज़ाइन करते हैं तो रिशफलिंग के लिए कर सकते हैं राउंड 3 में। फिर उसके बाद आपका राउंड 3 के रूल्स शुरू हो जाते हैं। राउंड 3 के रूल्स भी आप एक बार यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जो पहले ही फर्स्ट और सेकंड राउंड में कर चुके हैं उनको रजिस्ट्रेशन फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। वही प्रोसेस, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट, कैंडिडेट में रिज़ाइन बिफोर 48 आवर्स बिफोर चॉइस फिलिंग, यानी जो थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग है उससे 48 घंटे पहले तक जो है स्टूडेंट अपना रिज़ाइन कर सकते हैं जो उनको पहले सीट मिली थी। फिर उसके बाद वो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करेंगे। फिर उसके बाद टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन, और अगर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही रहता है तब उनको डाउनलोड करना होगा अपना अलॉटमेंट लेटर और जाकर एडमिशन ले लेंगे। जो भी उनको कॉलेज मिला है अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे, और मतलब अपने कॉलेज को यहाँ पर छोड़ नहीं सकते। एग्ज़िट का ऑप्शन नहीं है। इससे पहले के जो ऑप्शन थे, एग्ज़िट का ऑप्शन था वहाँ पर, फ्री एग्ज़िट का नहीं। एक बात ध्यान रखें, एग्ज़िट का मतलब वहाँ पर जो कॉलेज मिला उसको छोड़ सकते हैं लेकिन सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी, लेकिन यहाँ पर एग्ज़िट का भी ऑप्शन नहीं है, आप कॉलेज छोड़ेंगे नहीं। इफ़ नॉट अलॉटेड गो फॉर स्टे वैकेंसी राउंड, और यहाँ तक भी आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए जाएंगे। बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लिखी हैं बॉक्स में, फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड 3 के लिए अवेलेबल हैं। कैंडिडेट एडमिटेड कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 एंड राउंड 2 कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट फॉर रीशफलिंग इन राउंड 3, मतलब जिनको राउंड 1 और राउंड 2 में कॉलेज मिला था वो रीशफलिंग के लिए, मतलब जो दूसरा कोई कॉलेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं राउंड 3 में। उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। चॉइस सबमिटेड इन राउंड 2 विल बी ट्रीटेड नल एंड वाइड, जो राउंड 2 में चॉइस फिलिंग भरी थी आपकी वो नहीं मानी जाएगी, आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो हर राउंड में आपको चॉइस फिलिंग तो करनी है। बाकी स्टे वैकेंसी राउंड का फिर से वही नॉर्मल प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट अगर पहले नहीं किया था, पहले ही कर चुके हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। बॉक्स देख लें पहले, फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड, कैंडिडेट नॉट अलॉटेड इन राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, एडमिटेड कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 एंड राउंड 2 राउंड 3 कैन पार्टिसिपेट, मतलब जो एडमिटेड कैंडिडेट हैं राउंड 1 राउंड 2 और राउंड 3 के, वो यहाँ पर अपग्रेडेशन नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको पहले कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिल गया था तो उससे अपग्रेडेशन के बाद सेकंड राउंड में जा सकते हैं। सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के बाद आप जो है रीशफल कर सकते थे, फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड के लिए, सेकंड के बाद मूव अप यानी थर्ड राउंड के लिए, लेकिन थर्ड राउंड के बाद आप यहाँ पर अपग्रेडेशन नहीं कर सकते। यहाँ पर रीशफलिंग का आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है। नॉर्मल वही प्रोसीजर, आपको पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट, चॉइस फिलिंग, लॉकिंग, टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट, फिर आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएंगे फिजिकली जाके। अगर डॉक्यूमेंट सब रेडी होते हैं, सही होते हैं, तब आपको डाउनलोड करना है अपना अलॉटमेंट लेटर और एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। बाकी उसके आगे के जो पेजेस हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर ये सब के सब वही हैं जो मैं कल वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो इनको दोबारा से मैं यहाँ पर कवर नहीं करूँगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेरी थी वो मैं आपको बता देता हूँ, और यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, फिर सिक्योरिटी मनी से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें मैं कल वाली वीडियो में कवर कर दिया था। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लें। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखें, स्टूडेंट की डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेरी थी, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है उसमें यहाँ पर जो पहला पॉइंट है आपका, हाई स्कूल अथवा समकक्ष, यानी हाई स्कूल या उसके बराबर का आपने कुछ कोई और कोर्स किया है, डिग्री डिप्लोमा, तो वो लगाएंगे। उसका क्या लगाएंगे आप, प्रमाण पत्र तथा प्रवेश पत्र। ठीक है, यहाँ पर प्रमाण पत्र क्या होता है, प्रमाण पत्र जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट होता है उसको कहते हैं यहाँ पर, ये पासिंग सर्टिफिकेट। अब ये जो है ये मैंडेटरी है, पासिंग सर्टिफिकेट आपको लगाना ही है। दूसरा है प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड। अब ये क्या है, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल ऐसा नहीं कि आप बनवाएं नहीं, अगर आपके कॉलेज में बन रहा है तो आप जाकर इसको बनवा लें। बाकी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर अवेलेबल नहीं है बनाना, और अगर किसी स्टूडेंट के पास पहले से ही रखा हुआ है एडमिट कार्ड तो वो उसको लगा दें, और अगर नहीं अवेलेबल है तो वो उसको ऐसे ही छोड़ दें। यहाँ पर प्रवेश पत्र की वजह से, यानी आपके एडमिट कार्ड ना होने की वजह से आपका एडमिशन कैंसिल नहीं किया जाएगा। इसके लिए ऑथेंटिकली मैंने जो इनकी हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी कॉन्टैक्ट कर लिया था। बाकी अगर आप भी उसको चाहते हैं कन्फर्म करना तो आप खुद से भी जाके उनसे पूछ सकते हैं सेम क्वेरी के लिए। इंटरमीडिएट में भी आप अंक पत्र लगाएंगे यहाँ पर और उसका प्रवेश पत्र। अब यहाँ इंटर में देखो दोनों में फ़र्क है। हाई स्कूल में आपसे पासिंग सर्टिफिकेट मांगा था, पासिंग सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड नहीं है तो खाली पासिंग सर्टिफिकेट लगा दो 10th का। लेकिन इंटरमीडिएट में आपको क्या मांगा है, मार्कशीट मांगी है।
मार्कशीट मांगी है आपसे, और यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट अगर नहीं भी है 12th वाला तो यहाँ पर ऑनलाइन वाले में नहीं लगाना है, बाकी ऑफलाइन वाले में लगाना ही पड़ेगा। और आपको प्रवेश पत्र लगाना है यानी एडमिट कार्ड, अगर है तो लगा दें, या फिर अगर नहीं है तो कॉलेज में जाके बनवा लें। और अगर तब भी आपके कॉलेज में बन भी नहीं पा रहा है, तब ऐसी कोई दिक्कत है, तब आपका एडमिशन हो जाएगा। सिर्फ एडमिट कार्ड की वजह से एडमिशन नहीं रुकेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कल क्वेरी थी, मैंने देखा कमेंट बॉक्स में इतने ज़्यादा क्वेरीज थी। हालांकि जो मोस्टली को मैंने जवाब दे दिया था, क्योंकि सभी को जवाब देना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो बाकी मैं जितने भी कमेंट्स या क्वेरीज रहती हैं वो सबको पढ़ता ज़रूर हूँ, और उनको सोल्व करने की भी ज़रूरत कोशिश करता हूँ। जैसे ये वीडियो भी सिर्फ इसी वजह से बनानी पड़ी थी, क्योंकि थोड़ा इसमें चेंजेस आए थे। जो ब्राउज़र कल मैंने पहले डाउनलोड किया था और जो बाद में आया है, ये इन दोनों में थोड़े चेंजेस थे। हालांकि रूल्स रेगुलेशन में बिल्कुल कोई भी फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम रूल्स हैं जो कल पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका था, सेम के सेम वही। और यहाँ पर एक और स्टूडेंट की क्वेरी थी, वो थी डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर। तो देखो, डोमिसाइल से लेकर अभी आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। डोमिसाइल सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट यहाँ के कॉलेजेस हैं उनके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं 85% के लिए, तब आपको ज़रूरत है, प्राइवेट के लिए नहीं, पहली चीज़। दूसरा, एक और यहाँ पर रूल है यूपी के अंदर, अगर आपने 10th क्लास और 12th क्लास यूपी के अंदर पास किया है तो आपको डोमिसाइल की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके पास डोमिसाइल नहीं है, या डोमिसाइल में कुछ गड़बड़ लग रही है कि उस फॉर्मेट का नहीं है, ये वो, उससे बहुत सारी दिक्कतें जैसे बच्चों को आ रही थी यहाँ डोमिसाइल को लेकर, तो वो कुछ नहीं करें, सिर्फ 10th और 12th की मार्कशीट लगा दें, उनको डोमिसाइल मांगा ही नहीं जाएगा एडमिशन के टाइम पर। और अगर मांगा भी जाए तो वो सिंपल कह दें, क्योंकि रूल है ऐसा यहाँ का, अगर यूपी में रह के उन्होंने 10th और 12th क्लास की पढ़ाई की है तो डोमिसाइल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और डोमिसाइल की डेट का भी कोई ऐसा लफड़ा नहीं है कि 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। जो आपका डेट्स वाला मसला था सर्टिफिकेट्स में, वो था कैटेगरी सर्टिफिकेट में। अब कैटेगरी में चाहे आपका ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, ये सब जितने भी कैटेगरी वाले सर्टिफिकेट थे ये आपके 1 अप्रैल के बाद के होने चाहिए, इसको लेकर इशू था। और बाकी इनकम सर्टिफिकेट को लेकर स्टूडेंट की क्वेरी थी, तो इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर चाहिए, लेकिन उसमें जो 3 साल की नॉर्मल वैलिडिटी होती है, यानी अगर 1 साल पहले का भी है तब भी आपका चल जाएगा, उसमें 1 अप्रैल के बाद का होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मेन जो डेट वाला इशू था वो था कैटेगरी सर्टिफिकेट्स को लेकर, तो आप उसको देख लें। बाकी जैसे कोई आगे कोई क्वेरी मुझे याद आती है जो स्टूडेंट की थी, उसको मैं आपको आंसर कर दूंगा। बाकी यहाँ पर जितने भी ये रूल्स और रेगुलेशंस हैं, सीट अलॉटमेंट प्रोसेस वगैरह, ये सब कल वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था डिटेल में, जो कि काफ़ी लंबी रही थी। तो अभी जो चेंजेस थे इस ब्राउज़र में मैं वो बता देता हूँ आपको। दूसरा जो बड़ा चेंज था ब्राउज़र के अंदर वो था कॉलेजेस और सीट्स को लेकर, क्योंकि कल जो मैंने पहले ब्राउज़र दिखाया उसमें जो 2022 वाला डाटा था वो सेम का सेम इन्होंने चिपका दिया था। हालांकि उसमें से सीट्स अभी ऐड नहीं की थी, क्योंकि वो ब्राउज़र मैंने जल्दी डाला था। सबसे पहले जो काउंसलिंग का प्रोसेस था सभी यूट्यूबर्स में सबसे पहले मैंने बताया था, क्योंकि सबसे पहले उधर वेबसाइट पे वो आया तो मैंने उसी को डाउनलोड करके आपको बता दिया था। ये अपडेटेड वाला बाद में आया, तो इसके चेंजेस जो है बाद में देखने को मिले। तो जितने स्टूडेंट हैं देख लें, यहाँ पर फीस में कोई चेंज नहीं है, सबके सब सेम है, लेकिन सीट्स जो हैं वो आप देख लें, सीट्स में थोड़ा डिक्रीमेंट हुआ है, सीट्स घटी हैं कॉलेज वाइज देखेंगे आप तो टोटल 363 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। BAMS के अंदर टोटल 8 कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट, और फीस वगैरह सब कल डिस्कस कर ली थी। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए फ़ीस नॉर्मल वही है जो पिछले साल थी, बाकी सीट्स आप देख लें, और नंबर ऑफ़ कॉलेज जो हैं डिक्रीज़ हो गए हैं। कल वाली वीडियो जो मैंने दिखाई थी उसमें 2022 के डाटा के हिसाब से 61 कॉलेजेस थे, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल 33 कॉलेजेस हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसा है परमिशन स्टेटस की वजह से। अभी जो इस वाली लिस्ट में है सिर्फ वही स्टूडेंट कॉलेजेस हैं जिनको परमिशन मिल गई है। जैसे कल वाली वीडियो मैंने खुद बता दिया था कि वहाँ पर किस कॉलेज को परमिशन मिली है इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि ये जो कॉलेजेस हैं और इनके अंदर जो सीट्स हैं ये परमिशन स्टेटस के हिसाब से हैं। अगर कोई नया कॉलेज ऐड होगा या नंबर ऑफ़ सीट्स किसी कॉलेज में बढ़ती हैं तब ये आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बताएंगे। उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वेबसाइट को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे ही कोई अपडेट आएगा ताकि मैं बता दूं आपको और आपको पता लग जाएगा। कोई भी कॉलेज ऐड होगा, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, या नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ेंगी तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या थे, प्री बुकिंग करा लिए थे और उन कॉलेजेस को क्या हुआ, परमिशन ही नहीं मिली। अब क्या करें वो स्टूडेंट? तो अब कुछ नहीं, सिर्फ आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि अब जब एक बार कॉलेज में चले गए पैसे वो लोग लौटाएंगे नहीं। तो इसीलिए पहले कहा जाता है आप जहाँ भी प्री बुकिंग कर रहे हैं प्राइवेट वाले, ये ध्यान रख लें कि उसको परमिशन मिली हो तभी जमा करें, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, अब जो बाकी यहाँ पर चीज़ें लिखी हो बता देता हूँ। तो यहाँ पर इस पॉइंट में इन्होंने बताया कि अगर किसी भी कॉलेज के लिए अगर सीट्स ऐड होती हैं तो उनको जो है जो फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग है, अगर उससे पहले पहले ये आ जाता है तो सीट मैट्रिक्स में उसको ऐड कर लिया जाएगा और उसके लिए नोटिफिकेशन के थ्रू भी बता देंगे। आयुष विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शिक्षण शुल्क निर्धारित ना होने के कारण न्यूनतम निर्धारित शिक्षण शुल्क देय होगा। मतलब क्योंकि अभी जो आयुष विभाग है उत्तर प्रदेश का, उसने हर कॉलेज की फ़ीस फिक्स नहीं की है, तो जो मिनिमम वाली फ़ीस है ये जो कॉलेजेस की आपको दिख रही है ऊपर, यही वाली ली जाएगी। और बाकी यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि समय समय पर जो है आप नोटिफिकेशंस को देखते रहें और जो
नंबर ऑफ़ कॉलेजेस या सीट्स को लेकर स्टेटस है, आप वेबसाइट को देखते रहेंगे तो सभी अपडेट आपको मिल जाएंगे। उसी तरह से होम्योपैथी वाले में भी जो फीस वगैरह वो सब सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पर नहीं थी। कल वाले जो ब्राउचर था इसमें अपडेट होके आ गई हैं। टोटल 9 कॉलेज और टोटल सीट्स होम्योपैथी की 766 हैं। कॉलेज वाइज आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी प्राइवेट में यहाँ पर 2 कॉलेज 3 कॉलेज और 300 सीटें, बाकी फ़ीस वगैरह सब देख लें। यूनानी के अंदर आप देख लें, कॉलेज वाइज सीट्स भी आपको यहाँ पर दे दी हैं, कल इसके पहले वाले में नहीं दी थी। बाकी फ़ीस वगैरह नॉर्मल जो कल मैंने दिखाया था वो सेम है। टोटल प्राइवेट यहाँ पर 400 सीट यूपी के अंदर हैं। उसके अलावा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बाकी सब के सब पूरे ब्राउचर में सेम थे। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेरीज़ को भी मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है जो रही थी पिछले वीडियोज़ की। और जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा टेंस्ड माहौल था वो भी आई थिंक अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें ताकि जितने भी स्टूडेंट की क्वेरी हैं वो सब सॉल्व हो जाएँ। तब तक के लिए थैंक यू।